हमारा मेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की डिजाइनिंग करना, टू गो फॉर द डिजाइनिंग ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। तो दूसरा केस मैंने आपको समझा दिया था, उसके ऊपर प्रॉब्लम करते हैं। तो क्लैरिटी तभी आती है जब एक्चुअल में डिजाइनिंग करके देखते हैं। सो डिजाइन अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, सो डिजाइन अ सिंगली रीइंफोर्स्ड rectangular section. So design a singly reinforced rectangular section for surface bending moment of for surface bending moment of 200 kilonewton meter. 200 kilonewton meter. Use M25 grade of concrete, Fe 415 grade of steel. Provide effective cover of 50 mm. Provide effective cover of 50 mm. So provide effective cover of 50 mm. तो लास्ट क्लास में आपको सारे स्टेप्स लिखवाए थे। इन द लास्ट क्लास ऑल दी स्टेप्स आई हैव मेंशन्ड कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की कैसे डिजाइनिंग करेंगे अगर आपको बीम का साइज भी निकालना है और अगर आपको एरिया ऑफ स्टील भी निकालना है। तो फिर से एक प्रॉब्लम बताइए उसके ऊपर। अब एप्लीकेशन करते हैं उस सारे कंसेप्ट की। विल डू द एप्लीकेशन ऑफ दैट एंटायर कंसेप्ट कि हाउ टू कैलकुलेट। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहला स्टेप क्या था हमारा? व्हाट वाज आवर फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप था फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकाल लेना। आपको सर्विस बेंडिंग मोमेंट दे रखा है, सर्विस बोल दो। इसका और नाम क्या रखा था हमने? कैरेक्टरिस्टिक नाम भी रखा था। तो सर्विस बेंडिंग मोमेंट बोल दो, कैरेक्टरिस्टिक बेंडिंग मोमेंट बोल दो, एक ही बात है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? फैक्टर्ड या अल्टीमेट या डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। तो कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। तो सॉल्यूशन पहला स्टेप क्या है? व्हाट इज स्टेप 1? स्टेप 1 बोलता है कंप्यूट फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। कंप्यूट फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। तो हम क्या करेंगे? फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? 1.5 टाइम्स ऑफ 200। 1.5 टाइम्स ऑफ 200 कितना हो जाएगा? 300। सो 300 किलो न्यूटन मीटर। पहला स्टेप तो हमारा यही था। पहला स्टेप तो हमारा ये निकल के आ रहा था कि अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू 300 किलो न्यूटन मीटर। अगली स्टेप क्या थी हमारी? व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप बोला था आप अज्यूम कर लेना बी बाय डी के रेशियो को। अज्यूम बी बाय इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। 0.3 से लेके 0.7 के बीच में लेके चलते हैं। जनरली 0.5 माना जाता है, आप कोई सा भी अज्यूम कर सकते हो। सो नेक्स्ट स्टेप बोलता है अज्यूम विड्थ टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। तो मैंने फिर से 0.5 ले लिया। अब अज्यूम दिस रेशियो टू बी 0.5 ओनली। अगला स्टेप क्या था? बी इक्वल टू 0.5 डी लिख सकते हैं इसको। तो बी इज इक्वल टू 0.5 डी। ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है? स्टेप नंबर 3 बोलता है आपका जो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट है इसको किसके बराबर कर दो? लिमिटिंग बेंडिंग ऑफ मोमेंट के बराबर कर दो। और यहां से क्या निकाल लो? डेप्थ निकाल लो सेक्शन की। और जो भी डेप्थ निकल के आएगी उससे 5% ज्यादा डेप्थ प्रोवाइड कर देना। जो भी डेप्थ निकल के आएगी उससे 5% ज्यादा डेप्थ आप प्रोवाइड कर देना। सो वी कैन कैलकुलेट द लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम। तो मैंने अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट को लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर किया। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्यू लिमिटिंग BD स्क्वायर। क्यू लिमिटिंग की वैल्यू कितनी निकल के आती है? व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ क्यू लिमिटिंग? फॉर Fe 415 it is 0.138 FCK. So 0.138 FCK into BD स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे इसके। 300 into 10⁶ into 0.138 FCK कितना है? M25 ग्रेड ऑफ स्टील इंटू BD स्क्वायर। और B की वैल्यू कितनी ले रखी है आपने? 0.5D। तो 0.5D इंटू D। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, डेप्थ निकल के आ जाएगी। आई सॉल्व दिस एंड कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द बीम। इफेक्टिव डेप्थ निकाल लो यहाँ से बीम की कितनी आ रही है। सॉल्व व्हाट इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम कमिंग आउट? 555। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर देना। 558। तो 555 558। तो एक जना बोल रहा है 555, दूसरा बोल रहा है 558। एक बार क्रॉस वेरीफाई करना किसी और ने निकाला हो इफेक्टिव डेप्थ कितना आ रहा हो यहाँ से। व्हाट द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव डेप्थ कमिंग आउट? 558। तो 558 तो 558.18 mm। राउंड ऑफ कर दो उसको 600 mm।
सो इट इज राउंडेड ऑफ टू 600 mm। तो बढ़ाई दी है वैल्यू मैंने इसकी। और वैसे भी हम क्या करते हैं, वैसे भी वैल्यू बढ़ा के देते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये तो हमारी डी कैलकुलेटेड निकल के आई, तो आप बोल सकते हो 558.18 mm, 18 mm। सो डी provided is 5% more than D calculated, 5% more than D calculated, 1.05 times of 558.18। जरा निकालना कितनी D प्रोवाइड करेंगे। सो D provided coming out to be how much, 5% इंक्रीज किया, वैल्यू कितनी निकल के आई। If I increase this 5%, what is the value coming out? D square। मैंने 5% वैल्यू बढ़ाया, डी का कितना निकल के आ रहा है, 558 इंटू 1.05 कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 569। 569 पीछे, ये लो पीछे कर लिया। 5% ऑफ 559 कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 586। 586 सो 586, सो 586 mm, तो वही आ रही है 586 mm। इसको आप बोल सकते हो 600 mm। तो 586 को राउंड ऑफ करके कितना कर दिया, 600 mm कर दिया। सो ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू अफेक्टिव डेप्थ प्लस अफेक्टिव कवर। तो वैल्यू पुट करना, 50 mm के लिए बोल रखा है उसने, तो सवाल में बोला है अफेक्टिव कवर 50 mm है, तो 600 प्लस 50 कमिंग आउट टू बी 650 mm। तो ये हमारी 650 mm निकल के आ गई वैल्यू। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओवरऑल डेप्थ। बी निकाल सकते हो, बी की वैल्यू कितनी थी, 5 टाइम्स ऑफ डी, तो 0.5 टाइम्स ऑफ 600 mm, 0.5 टाइम्स ऑफ 600 कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 300 mm। ये हमने बीम की साइज निकाल ली, दिस इज द साइज ऑफ द बीम। सो ओवरऑल साइज ऑफ द बीम इज 300 बाय 650 mm। अफेक्टिव साइज ऑफ द बीम इज 300 बाय 600 mm। तो अगर अफेक्टिव साइज बताओगे 300 बाय 600, ओवरऑल साइज बताओगे 300 बाय 650 mm। ये तो बात हुई बीम के साइज की। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ स्टील। तो कौन सा स्टेप हो गया था हमारा, स्टेप 3 और ये स्टेप 4। अब हम निकाल रहे हैं स्टेप 5। तो स्टेप 5, अब एरिया ऑफ स्टील दो तरीके बताएं, या तो आप दो इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व टू इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या होगी हमारी, व्हाट द फर्स्ट इक्वेशन, हाँ यहाँ से सेम पीछे वाला हो गया, तो पीछे वाला हो गया, या तो कंप्रेशन बराबर टेंशन कर दो, सो इक्वेट कंप्रेशन इक्वल्स टू टेंशन, बिल्कुल सही बात है। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कंप्रेशन साइड से लिख दो, वहां से एक्स निकल के आएगी, कंप्रेशन इक्वल्स टू टेंशन से आपकी एरिया ऑफ स्टील निकल के आएगी। दूसरा, एरिया ऑफ स्टील का डायरेक्टली हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो एरिया ऑफ स्टील निकालना है आपको डायरेक्टली, यू कैन यूज द एक्सप्रेशन एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील। तो 0.5 FCK BD अपॉन FY into 1 minus square root of 1 minus 4.6 ultimate bending moment, 4.6 ultimate bending moment divide by FCK BD square। So divide by FCK BD square, so divide by FCK BD square, so divide by FCK BD square। यहां से वैल्यू पुट करो, क्या निकल के आ जाएगी आपकी, एरिया ऑफ स्टील निकल के आ जाएगी। तो पुट करो वैल्यू, तो एरिया ऑफ स्टील 0.5 25 300 by 600, 300 into 600 divide by 415 into 1 minus square root of 1 minus 4.6 ultimate bending moment कितना था, 300 किलो न्यूटन मीटर, converted into Newton mm divide by 25 300 into 600 का होल स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ स्टील निकल के आ जाएगा। कॉल करके बताना, सॉल्व इट एंड गिव द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ स्टील। क्या रिजल्ट आ रहा है एरिया ऑफ स्टील का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ स्टील कमिंग आउट, वन 1630.81। क्रॉस वेरीफाई करना कोई कि एरिया ऑफ स्टील यही आ रही है 1630। somebody क्रॉस वेरीफाई। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम प्रैक्टिकली देखने को मिलता ही नहीं है। रीइंफोर्समेंट कहाँ देख लिया आपने बीम के अंदर, वन 1630, सो 1630, सो 1630.8 है, इसको मैं 1 कर देता हूँ राउंड ऑफ करके, सो 1631 mm स्क्वायर,
So 1631 mm square. So 1631 mm square. So this is the area of seal comes out. अब जब एरिया ऑफ सील निकल के आ गया, अगला स्टेप क्या होता है हमारा? परमिसिबल लिमिट चेक करेंगे कि ये एरिया ऑफ स्टील मिनिमम सील से भी ज्यादा हो और मैक्सिमम सील से भी क्या हो, कम हो। तो अगले पेज पे गए, कौन सा स्टेप था हमारा? स्टेप 5, स्टेप 6 विल चेक द परमिसिबल लिमिट। सो परमिसिबल लिमिट, तो परमिसिबल लिमिट, पहली लिमिट हमारी मिनिमम एरिया ऑफ स्टील, तो AST minimum divided by BD should be greater than equal to what? Should be greater than equal to 0.85 divided by FI। यहां से निकाल सकते हो आप मिनिमम एरिया ऑफ स्टील, जरा कैलकुलेट करके बताना। तो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील should be greater than, so minimum area of steel should be greater than 0.85, 300 into 600 divided by FI 415। जरा कैलकुलेट करना कितना आ रहा है? What is the minimum area of steel coming out? कितनी आ रही है मिनिमम एरिया ऑफ स्टील? 368.67 mm स्क्वायर। तो हमारी AST की वैल्यू AST मिनिमम से ज्यादा है, सो हेंस ओके। तो मिनिमम स्टील से ज्यादा निकल के आई यानी ओके है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, देयर इज नो इशू इन दिस। क्लियर है? अब कंडीशन लगाएंगे किसके ऊपर? AST मैक्सिमम के ऊपर। तो ये हमारी पहली कंडीशन, ये हमारी दूसरी कंडीशन, सो सेकंड कंडीशन, सो सेकंड ऑफ द कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? AST शुड बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ, पहला है 4% ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया। कौन सा? टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, ग्रॉस एरिया बोलते हैं। सो 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, सो B इंटू डी। 0.04 300 इंटू 650 था ना साइज, निकालना जरा। सो 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, कैलकुलेट करना कितनी आ रही है वैल्यू? $7800 mm स्क्वायर। और दूसरी वैल्यू कौन सी है? दूसरी वैल्यू है AST लिमिटिंग। तो AST लिमिटिंग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। AST लिमिटिंग इज 0.414 FCK बाय FI इंटू XU लिमिटिंग, वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो। XU लिमिटिंग की वैल्यू हमें पता ही होती है, जरा सब्स्टिट्यूट करना और AST लिमिटिंग निकाल के बताना कितना आ रहा है। व्हाट इज द AST लिमिटिंग कमिंग आउट? AST लिमिटिंग की वैल्यू कितनी आ रही है? 2160। अमन बोल रहा है 2160, शुभम बोल रहा है 2154, है दोनों का आसपास ही। जरा एक बार क्रॉस वेरीफाई करके बता देना। somebody क्रॉस वेरीफाइज कि 2160 है या 2154 है। 54 भी क्या 55 ही है, क्रॉस वेरीफाई कर लेना कोई। व्हाट इज AST लिमिटिंग कमिंग आउट? 2154। सो 2154 mm स्क्वायर। इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 2154। सो 2154 mm स्क्वायर। चेक करना हमारा AST कितना आ रहा है? 1631। सो 1631 यानी हेंस ओके। सो AST provided is less than AST maximum, hence okay। तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों कंडीशन क्या हो गई हमारी? फुलफिल हो गई है। सो बोथ दी कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो आप AST निकाल सकते हो। AST कितना प्रोवाइड करेंगे हम AST प्रोवाइड करेंगे 1631। सो हेंस AST प्रोवाइडेड इज 1631 mm स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्टील निकल के आ गया। जरा मुझे 2-3 ऑप्शन नंबर ऑफ बार्स के बता देना। गिव मी 2-3 ऑप्शंस ऑफ नंबर ऑफ बार्स। इसमें से कुछ 1-2 ऑप्शंस बता देना नंबर ऑफ बार्स के, हो तो कुछ भी सकते हैं। बस ध्यान रखना है आपको, जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे इट शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द वर्टिकल लाइन। ये सिमेट्रिक होनी चाहिए अबाउट द वर्टिकल लाइन। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। सो गिव मी सम 2-3 ऑप्शंस कि हमारा AST कितना निकल के है? 1631 निकल के है। 228, 125, 232, 328 के 328 mm बार,
अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 328 बोल रहे हैं और एक जना 228 125 बोल रहा है, तो ये दोनों बातें कैसे सही हो जाएंगी? अभिषेक शर्मा और आदित्य गर्ग, आप दोनों में से किसी की एक बात सही हो सकती है। आप बोल रहे हो 228 125, ये बोल रहे 328, तो दोनों में से किसी एक की बात ही सही हो सकती है। एक बार क्रॉस वेरीफाई करके देखना, सिंपली क्रॉस वेरीफाइज। ऊपर एक जना बोल रहा था 225 220, बेटा एरिया इसके आसपास ही आना चाहिए, एरिया इसके आसपास ही आना चाहिए। एरिया शुड बी नियर बाय टू दिस। आर्बिट्री एरिया इंक्रीज नहीं कर देंगे, आर्बिट्री विल नॉट इंक्रीज द एरिया। तो कोई भी एक ऑप्शन बता दीजिए। 328 1722 आ रहा है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने क्या बोला? 228 125, ठीक है। सो प्रोवाइड 2 bars at the rate of 28 mm, 2 bars at the rate of 28 mm, so 28 mm diameter, and 1 bar at the rate of, एक बार क्या बताया आपने? 228 के बताए हैं, और एक किसका बताया था? 228 और एक 25, और एक बार 25 mm का, सो एक बार 25 mm का, सो 1 बार ऑफ 25 mm डायमीटर। सो 228 एक 25 mm का बार प्रोवाइड कर दिया, एक्सेट्रा। आगे मैंने एक्सेट्रा लिख दिया, आप सारे ऑप्शंस निकाल सकते हैं। तो मैंने कंसेप्ट बता दिया है, बाकी आपकी खुद की समझ है कि आप कितने नंबर ऑफ बार्स लोगे। आई हैव डिस्कस द कंसेप्ट, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस कैन बी गिवन, इट इज डिपेंडिंग अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग दैट विच ऑप्शन यू विल सेलेक्ट। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड कर जाता है आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ ऑप्शन। मैंने एक लिख दिया, साथ में एक्सेट्रा लिख दिया मैंने। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्पेसिंग की रिक्वायरमेंट बता दी थी कि आपको स्पेसिंग कितनी रखनी है बार्स के अंदर, हाउ मच ऑफ द स्पेसिंग शुड बी देयर बिटवीन द बार्स, तो ये भी डिस्कस कर लिया था हमने। 228 216 से 1633 आ रहा, तो बिल्कुल ये प्रोवाइड करेंगे। तो आपका ऑप्शन ज्यादा अच्छा है शुभम। अगर 228 और 216 आ रहा है, योर ऑप्शन इज मोर बेटर, आपका ऑप्शन ज्यादा अच्छा है 228 और 125 से। सो वील प्रेफर 228 एंड 216। क्लियर है पूरी कहानी? So this was the first problem in which we designed a singly reinforced beam, जिसमें हमने singly reinforced beam को डिजाइन किया इस तरीके से कि बीम की साइज भी निकाल ली और इस तरीके से कि हमने एरिया ऑफ स्टील भी निकाल लिया। तो दोनों चीजें कैलकुलेट कर रखी है, बोथ दी थिंग्स वी हैव कैलकुलेटेड। क्लियर है? अब इस सवाल के अंदर तो क्या है, आपको बेंडिंग मोमेंट गिवन था। इन दिस प्रॉब्लम बेंडिंग मोमेंट वाज गिवन टू यू, पर ऐसा भी केस आ सकता है जिसमें बेंडिंग मोमेंट गिवन नहीं हो, आपको निकालना पड़ जाएगा, यू टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। So we'll refer one more problem on this concept. It finishes off your singly reinforced beam. इसका मतलब singly reinforced beam के जितनी variations हो सकती है प्रॉब्लम की, वो सारी आज कवर हो जाएंगी। Then we'll start with the doubly reinforced beam. उसके बाद हम क्या स्टार्ट कर देंगे? doubly reinforced beam स्टार्ट कर देंगे। So last of the problem of singly reinforced beam. इस वाले प्रॉब्लम में से किसी को डाउट हो? In this problem any doubt for anyone? इस वाले सवाल में कोई पॉइंट रिपीट करना हो किसी के लिए? From this problem any point to be repeated for anyone? क्लियर है? चलो, तो लास्ट प्रॉब्लम ऑफ सिंगली रीइंफोर्स केस। तो लास्ट प्रोफाइल है हमारी, फॉर अ सिंपली सपोर्टेड beam of effective span 7.5 meter, the live load is 30 kilonewton, meter, 30 kilonewton per meter. The width of the beam is 350 mm. Width of the beam is 350 mm. Compute the size of the beam. And area of steel. Use M20 Fe 415 grades.
क्लियर है पूरी कहानी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस? क्लियर है पूरी स्टोरी? चलिए, तो अब इस सवाल के अंदर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ जाएगा. इन दिस प्रॉब्लम यू हैव टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट. पिछले केस में क्या दे रखा था? पिछले केस में आपको बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू गिवन थी, तो उससे आपने डायरेक्टली फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया. पर इस केस में आपको लाइव लोड दिया हुआ है, डेड लोड खुद निकालना पड़ जाएगा आपको. यू हैव टू कैलकुलेट द डेड लोड ऑन योर ओन. डेड लोड निकालने के लिए आपको साइज की रिक्वायरमेंट होगी, तो कैलकुलेट द डेड लोड, यू विल रिक्वायर द साइज. तो एक और कंसेप्ट आ जाएगा इसके अंदर, स्पेसिंग ऑल एसिफाई करके देना है. बिल्कुल. तो जब एक सवाल आएगा, उस सवाल के वेटेज के हिसाब से आपको सब कुछ स्पेसिफाई करके देना होगा. पर अभी तक हमने वो सारी चीजें सीखी नहीं है, तो हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे. तो बीम की डिजाइनिंग में सिर्फ फ्लेक्सर रीइंफोर्समेंट थोड़ी ना आती है, आगे शेयर के लिए भी तो डिजाइन होगा. तो वो तो मैं चेक लगा ही नहीं रहा. अब शेयर के लिए क्यों नहीं चेक लगा रहा? क्योंकि शेयर की अभी जानकारी है ही नहीं आपके पास. तो अभी तो हम प्रॉब्लम बनाना सीख रहे हैं ना, तो एक एक स्टेप करके सीख रहे हैं. पर जब एग्जाम में सवाल आएगा तब तो आपको सारी चीजें एनालाइज करनी पड़ेंगी. तो अभी फोकस किसके ऊपर है? सिर्फ बीम के साइज निकालना, एरिया ऑफ सील निकालना, और किसी के ऊपर फोकस नहीं है. धीरे धीरे करके सारी चीजें जोड़ते जाएंगे और लास्ट में आके डिस्कस करेंगे कि अगर बीम की डिजाइनिंग का सवाल आता है तो आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी. तो अभी तक तो सिर्फ फोकस है बीम की साइज निकालना और फ्लेक्सर रीइंफोर्समेंट निकालना, बस. और किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हम. इट डज नॉट मीन्स कि बस इतनी चीजें ही होती हैं बीम की डिजाइनिंग में. चलो स्टार्ट करते हैं. सो विल स्टार्ट द प्रोसेस. तो मेरे को डेड लोड निकालने के लिए बीम की क्या चाहिए होगी? सो इन ऑर्डर टू फाइंड द डेड लोड आई विल रिक्वायर द डेप्थ ऑफ द बीम. अब डेप्थ नहीं दे रखी है आपको, डेप्थ इज नॉट गिवन टू यू. अब क्योंकि डेप्थ गिवन नहीं है आपको, सिंस डेप्थ इज नॉट गिवन टू यू, स्पैन गिवन है आपको. सिंस डेप्थ इज नॉट गिवन टू यू, स्पैन इज गिवन टू यू. अब दो ऑप्शन है आपके पास. देयर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल विद यू. एक ऑप्शन है, आइदर यू कैन अज्यूम व्हाट, बी बाय डी रेशियो. या तो आप बी बाय डी रेशियो ले सकते हो. सो वन ऑफ द ऑप्शन इज दैट कि बी बाय डी रेशियो निकाल के आप क्या निकाल लो, डी निकाल लो. एक तरीका तो वो है हमारा, दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल. दूसरा तरीका क्या है? क्योंकि आपको अफेक्टिव स्पैन दिया हुआ है, सिंस द अफेक्टिव स्पैन इज गिवन टू यू, ये रहा, हम डेप्थ को स्पैन से भी लिंक कर सकते हैं. सो फ्रॉम डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, अभी तक मैंने डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया बताया नहीं है आपको, आई हैव नॉट डिस्कस्ड द डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया. जब हम डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया कर लेंगे तब आपको ये चीज भी समझ में आ जाएगी. तो मैं सॉल्यूशन में नोट डाल देता हूं. तो सॉल्यूशन में नोट डाल दिया मैंने यहाँ पे कि फ्रॉम, हम बोल सकते हैं फ्रॉम डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, फ्रॉम डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया. अब इसको भी समझने के दो तरीके हैं, एल इफेक्टिव या बोल सकते हो डी बाय एल इफेक्टिव. डी बाय एल इफेक्टिव, तो एक ही तरीका है समझने का. डी बाय एल इफेक्टिव आपकी 1/10 से लेके 1/15 के बीच में होनी चाहिए. इट शुड बी द रेंज ऑफ 1/10 टू 1/15. तो एक मैंने आपको डायरेक्टली जानकारी दे दी कि आपकी डी बाय एल इफेक्टिव कितनी होगी, 1/10 से लेके 1/15 के बीच में होगी. या ये इफेक्टिव डेप्थ है डी छोटा डी, या आप ओवरऑल डेप्थ बाय एल इफेक्टिव ले सकते हो 1/10 से लेके 1/12 के बीच में. अभी आप पे डिपेंड करता है. तो तीन अप्रोच है हमारे पास यहाँ पे. देयर आर 3 अप्रोचेस अवेलेबल. पहली अप्रोच क्या है? पहली अप्रोच है आप बी बाय डी का रेशियो ले लो डेप्थ निकालने के लिए. दूसरी अप्रोच क्या है? क्योंकि अफेक्टिव स्पैन गिवन है, मेरे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है. क्या ऑप्शन अवेलेबल है? कि मैं क्या ले सकता हूं, आई कैन टेक द वैल्यू ऑफ अफेक्टिव डेप्थ बाय अफेक्टिव लेंथ इन द रेंज ऑफ 1/10 टू 1/15. ये डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया भी आगे बताऊंगा मैं आपको. या आप ओवरऑल डेप्थ बाय एल इफेक्टिव कितनी ले सकते हो, 1/10 से लेके 1/12 के बीच में ले सकते हो. डायरेक्टली कोडल प्रोविजन है, ये कहां से निकल के आता है डिटेल में देखेंगे. तो अगर आप बी बाय डी लेते हो आपकी इफेक्टिव डेप्थ आएगी. अगर आप पहला प्रोविजन लेते हो तब भी आपकी इफेक्टिव डेप्थ आएगी. मेरे को डेड लोड निकालना है, डेड लोड के लिए मुझे ओवरऑल डेप्थ चाहिए. तो इसका मतलब सेंसिबल बात क्या होगी? सेंसिबल बात ये होगी कि मैं ओवरऑल डेप्थ और एल इफेक्टिव का रेशियो ले लूं, तो मेरी कैलकुलेशन कंपैरेटिवली आसान हो जाएगी. माय कैलकुलेशन विल बी कंपैरेटिवली इफेक्टिव और इट विल बी सिंप्लीफाइड. तो ये आप पे डिपेंड करता है, तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन यूज कर सकते हो. तो पहला स्टेप क्या है हमारा? स्टेप नंबर 1, कंप्यूट फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट. सो कंप्यूट फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट. तो पहला स्टेप तो है फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकालना है. इसके लिए आपको लाइव लोड दे रखी है. लाइव लोड कितनी है हमारी? लाइव लोड है 30 किलो न्यूटन मीटर की. तो लाइव लोड इज 30 किलो न्यूटन मीटर. कंसीडर डी बाय एल इफेक्टिव इक्वल्स टू 1/10. तो कंसीडर मैंने ओवरऑल डेप्थ बाय एल इफेक्टिव कितना ले लिया,
1/10 ले लिया, तो डी की वैल्यू आ गई डायरेक्टली निकल के। अफेक्टिव डेप्थ, अफेक्टिव लेंथ बाय 10, अफेक्टिव लेंथ 7.5 मीटर, मीटर को कन्वर्ट किया एमएम के अंदर, डिवाइड कर दिया 10 से, सो इट कम्स आउट टू बी 750 mm। तो डायरेक्टली आपकी क्या निकल के आ गई, ओवरऑल डेप्थ निकल के आ गई, तो मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ा यहाँ पे। जैसे ही ओवरऑल डेप्थ निकल के आई तो डेड लोड कितना हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया 0.75 इंटू 0.35 इंटू लेंथ है 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट 25। निकाल के बताना जरा डेड लोड कितना आ रहा है, व्हाट द वैल्यू ऑफ डेड लोड कमिंग आउट, जरा सिंप्लीफाई करके बताना डेड लोड की वैल्यू कितनी आ रही है। 6.56 किलो न्यूटन पर मीटर, तो किलो न्यूटन पर मीटर। सो टोटल लोड दैट इज डब्ल्यू, टोटल लोड नहीं, ये तो फैक्टर्ड लोड है ना डब्ल्यू हमारा, तो टोटल लोड विल बी इक्वल टू लाइव लोड प्लस डेड लोड, सो 30 प्लस 6.56, सो 36.56 किलो न्यूटन मीटर। अगले पेज पे गए, अब हम बोलेंगे फैक्टर्ड लोड, तो फैक्टर्ड लोड W विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ 36.56, 36.56 निकालना जरा कितना आ रहा है। So what the factored load coming out, 1.5 times of 36.56 coming out to be how much, 54.84 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हम निकाल सकते हैं हमारा अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट इज WL²/8, 54.84 इंटू 7.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 8, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट, सिंप्लीफाई करके बताइए। तो ये पहला स्टेप आ गया हमारा, हमने यहाँ पे फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट या अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट या डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया। 385.9, सो 385.5 क्रॉस वेरीफाई कर देना, अमन बोल रहा है 385.5, सो आई एम टेकिंग 386 किलो न्यूटन मीटर, राउंड ऑफ कर लिया मैंने। प्रैक्टिकली अज्यूम नो हार्म, तो कुछ भी ले सकते हो बेटा, बता तो रखिए, रेंज बता तो दी मैंने आपको, सारी रेंज बता दी है मैंने आपको, रेंज में कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, असम्पशन ही तो है। जब रेंज बता दी, रेंज में मैं 10 ले रहा हूं, फिर आप बोल रहे हो सर मैं 1/11 लूं, नो हार्म, फिर कोई दूसरा बोलेगा सर मैं रेंज में 1/12 लूं, नो हार्म। बेटा इसलिए तो रेंज लिखी हुई ऊपर, कुछ भी मानो उसके अंदर। चलिए, तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, ये हमारी अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट निकल के आ गई। दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा, सेम पीछे वाली कहानी बन गई, अब तो सेम पीछे वाला प्रॉब्लम है। हम अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट को किसके बराबर कर देंगे, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर कर देंगे, विल इक्वेट टू लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू Q लिमिटिंग BD², सो Q लिमिटिंग BD²। अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट कितना है हमारा, 386 इंटू 10⁻⁶। Q लिमिटिंग की वैल्यू कितनी है Fe415 के लिए, 0.138, सो 0.138 FCK ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट 20, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट 20, BD², B कितनी थी हमारी, B वॉज 350, और D की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से, तो D², जरा D निकाल के बताना कितना आ रहा है, व्हाट इज D कमिंग आउट। What is the value of D coming out? $632.12. So 632.12 mm. So D provided will be 5% more. 5% ज्यादा कर देंगे इससे, तो 5% बढ़ा दिया, कितना निकल के आ रहा है, 5% बढ़ा दिया, कितना निकल के आ रहा है, 663.7, तो 663.7 mm। ये हमने D क्या कर दी, ये हमने D प्रोवाइडेड कर दी, दिस इज D प्रोवाइडेड। अब मेरे को ओवरऑल डेप्थ निकालनी है, नाउ आई हैव टू कैलकुलेट दी ओवरऑल डेप्थ। एक बार जरा बीम के सेक्शन को समझते हैं, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेक्शन ऑफ द बीम। ये बीम के सेक्शन को समझते हैं, ये हमारी मेन रीइंफोर्समेंट है, दिस इज अवर मेन रीइंफोर्समेंट।
इसके चारों तरफ सिरप्स भी चलती है, तो इसके चारों तरफ सिरप्स भी चलती है। मैं सिरप्स पूरी नहीं बना के दिखा रहा आपको, मेरा अभी एम है बस आपको ओवरऑल डेप्थ निकाल के देना। माई एम इज टू कैलकुलेट दी ओवरऑल डेप्थ। तो मैंने आपको मेन रीइंफोर्समेंट भी बना के दिखाई है, मैंने आपको इसके चारों तरफ सिर्फ भी बना के दिखाए हैं। अब जो नॉमिनल कवर है उसकी वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हो, यू कैन अज्यूम द नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा, एक्सपोजर कंडीशन माननी पड़ेगी। यू मे अज्यूम एनी एक्सपोजर कंडीशन, जो आपका मन करता है, मिनिमम एक्सपोजर कंडीशन मान लो। तो अज्यूमिंग माइल्ड एक्सपोजर, अगर मैंने माइल्ड एक्सपोजर माना तो हमारा कवर कितना निकल के आता है। फॉर माइल्ड एक्सपोजर नॉमिनल कवर इज हाउ मच, नॉमिनल कवर 20 mm का होता है, सो नॉमिनल कवर इज ऑफ 20 mm। तो नॉमिनल कवर हमारे 20 mm का आ जाएगा। तो दिस इज अवर नॉमिनल कवर, दिस इज ऑफ 20 mm, तो नॉमिनल कवर 20 mm की आ जाएगी। अब आपको सिरप्स का डायमीटर भी मानना पड़ेगा, आपको मेन बार का डायमीटर भी मानना पड़ेगा, तब आपको जाके क्या मिलेगी, ओवरऑल डेप्थ मिलेगी। देन यू विल गेट दी ओवरऑल डेप्थ। तो अज्यूम कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। सो अज्यूम stirrups of 10 mm diameter and main bar of 20 mm diameter। तो आपकी ओवरऑल डेप्थ क्या चलेगी, माइल्ड हमेशा मानेंगे, कुछ भी मान सकते हो, हमेशा क्यों मानोगे बेटा, स्टेटमेंट सुनो ना मेरी, मैं ध्यान से क्या बोलता हूँ। आप एक्सपोजर कुछ भी मान सकते हो तो मैं क्यों हमेशा माइल्ड मानूंगा। जब ये बोला कुछ भी मान सकते हो तो ये दिमाग में कैसे बात आई आपके कि सर हमेशा माइल्ड मानेंगे, माना है ना आपने, तो मान तो मैं कुछ भी सकता हूं। तो जैसे ही हमने डायमीटर माना सिरप्स का, जैसे ही हमने डायमीटर माना मेन बार का, ओवरऑल डेप्थ निकल के आ गई। ओवरऑल डेप्थ कितनी होगी अब हमारी, अफेक्टिव डेप्थ निकाल रखी थी आपने 663.7 mm प्लस हाफ द डाया ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट 20/2 प्लस द डायमीटर ऑफ द सिरप्स 10 प्लस हमारी नॉमिनल कवर 20 mm। जरा देखना ओवरऑल डेप्थ कितनी आ रही है, व्हाट इज द ओवरऑल डेप्थ कमिंग आउट, what is the overall depth coming out? सात सौ एक mm। क्रॉस वेरीफाई करना, somebody क्रॉस वेरीफाइज। 703, शुभम बोल रहा है 703, अभिषेक बोल रहा है 701, 703। तो ये अभिषेक की 701 कैसे आ रही है, तो 703.7 mm। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। सो पेज, सो कंसीडर ओवरऑल डी ऑफ 710 mm, किससे कम है, 750 mm जो आपने अज्यूम करी थी, विच वॉज अज्यूम्ड बाय यू। तो आपने 750 mm मानी थी और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करी थी। हमने कितनी कंसीडर कर ली, 710 कंसीडर कर ली। जब आपने ये 710 कंसीडर कर ली तो हमारी इफेक्टिव डेप्थ कितनी होगी, हमारी इफेक्टिव डेप्थ होगी 710 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 20/2, ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगी। जरा निकाल के बताना इफेक्टिव डेप्थ कितनी हुई, 10 20 40 घटा दो इसमें से अगर 40 घटाए तो कितना आ रहा है, इसमें से मैंने 40 घटा दिया, कितना निकल के आ रहा है, 670 आ रही मेरे ख्याल से। तो 670 mm, पीछे वाली कितनी थी, इससे ज्यादा ही आ रही है, ठीक है। तो 670 mm, क्लियर चीज। तो ये तो आपकी बीम डिजाइन हो गई, दिस इज बीम डिजाइन। नाउ यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील। अब आप एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हो। सो हमारा स्टेप ये 2 था, ये स्टेप 3 था, अब हम जा रहे हैं स्टेप 4 पे। तो एरिया ऑफ स्टील कैन बी कंप्यूटेड, एरिया ऑफ स्टील निकाला जा सकता है, कुछ भी नहीं है एरिया ऑफ स्टील के अंदर। तो एक्सप्रेशन बताया था पीछे आपको, डायरेक्टली वाला एक्सप्रेशन लगा दो। सो 0.5 FCK BD अपॉन FY इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट डिवाइड बाय FCK BD स्क्वायर, FCK BD स्क्वायर 0.56 20। बी की वैल्यू कितनी है हमारी, विड्थ थी कहीं पे, विड्थ दे रखी थी आपको, कितनी दे रखी थी, 350 mm। सो 350 mm, डी हमारी है 670 mm डिवाइड बाय 415, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6
इनटू आपका अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट 386 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय 20 इंटू 350 इंटू 670 का होल स्क्वायर। यहां से एरिया ऑफ स्टील निकाल लो, कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट, यू विल गेट द एरिया ऑफ स्टील। देखिए कितना आ रहा है एरिया ऑफ स्टील। आखिरी स्टेप हमारा परमिसिबल स्ट्रेन। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्टील कमिंग आउट? एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू बताइए जरा। So 1924 mm²। ये एरिया ऑफ स्टील निकल गया है कैलकुलेशन के बाद। अब चेक करेंगे परमिसिबल लिमिट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। 1871 दीपक पटेल एक बार चेक करना, सारे लोग 1924 बता रहे हैं, आप 1878 बता रहे हो, तो एक बार वैल्यू चेक कर लेना, क्रॉस चेक योर वैल्यू। तो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील, सो 0.85 350 इंटू 670 डिवाइड बाय 415। कैलकुलेट मिनिमम एरिया ऑफ स्टील। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर लीजिए। अगर डेप्थ चेंज होगा तो बेंडिंग मोमेंट तो चेंज होगा, तो भैया सेफर साइड पे तो है, हमने जो डेप्थ चेंज करी है वो सेफर साइड पे तो लेके चल रहे हैं। जितनी डेप्थ आपने मानी उससे ज्यादा डेप्थ ही तो ले रखी है आपने, तो जो कैलकुलेशन से डेप्थ आई उससे ज्यादा ही तो प्रोवाइड करी है आपने, तो सेफ साइड पे चल रहे हो, यू आर ऑन सेफ साइड ओनली। तो अंडर इनफोर्स सेक्शन ही देना था ना आपको, तो हम बोल रहे थे 5% बढ़ाना, आप 5% की जगह 6% बढ़ा दोगे तब भी तो अंडर इनफोर्स ही रहेगा, चेंज थोड़ी ना हो जाएगी। 6 की जगह 6.5 भी हो जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल इट विल बी अंडर इनफोर्स्ड। So it comes out to be 480.30 mm²। 30 mm²। तो हमारी जो AST आ रही है वो किससे ज्यादा आ रही है? AST मिनिमम से ज्यादा आ रही है, हेंस ओके। So hence it is coming out to be okay। तो मिनिमम वैल्यू तो फुलफिल हो गई हमारी, मिनिमम वैल्यू में कोई इशू नहीं है। तो वो सारी गाइडलाइन है हमारी कि भैया 5% ज्यादा दे दो। अब 6% ज्यादा दे दोगे तो ये क्राइम नहीं होगा, 5% ज्यादा देने का आपको रीजन बता रही है, भैया अंडर इन्फोर्स करना है उसे, इट इज टू बी अंडर इन्फोर्स्ड। मोर ओवर मैं सवाल कर रहा हूं पेपर के अंदर, पेपर में मुझे टाइम बचाना है, तो ना प्रैक्टिकली चेंज करेंगे ना पेपर में चेंज करेंगे उसे। फिर मुझे कंडीशन लगानी है AST मैक्सिमम के ऊपर, तो AST मैक्सिमम शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट? मिनिमम ऑफ। पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन होती है 4% ऑफ ओवरऑल एरिया यानी ग्रॉस एरिया। 0.04, बी की वैल्यू है 350, डी की वैल्यू कितनी निकाली थी? 710। सिंप्लीफाई करके निकाल लो, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट कि 4% ऑफ ग्रॉस एरिया। ये कॉम्पैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है, दिस कंडीशन इज एज पर कॉम्पैक्शन, कि हम कंक्रीट को प्रॉपरली क्या कर पाए? कॉम्पैक्ट कर पाए। सो 9940 mm²। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? AST लिमिटिंग की होती है। सो AST लिमिटिंग निकाल सकते हो डायरेक्टली, एक्सप्रेशन पता है हमें। सो 0.414 FCK बाय FY इंटू XU लिमिटिंग। जरा निकाल के बताना AST लिमिटिंग कितनी आ रही है? 2245। सो 2245.8 mm²। इन दोनों में से मिनिमम कौन सी है? सो AST मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 2245.8 मिनिमम स्क्वायर। तो हमारा एरिया कितना है? हमारा तो AST मैक्स से कम है, सो एरिया ऑफ स्टील इज लेस देन मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील, हेंस ओके। सो हेंस ओके। सो प्रोवाइड एरिया ऑफ स्टील इक्वल्स टू कितना था हमारा? सॉरी, सो प्रोवाइड एरिया ऑफ स्टील इक्वल्स टू 1924 mm²। FI की वैल्यू, पूरा सवाल खत्म हो गया और बोल रहा है FI की वैल्यू बता दो। वाह भैया, मतलब 6 स्टेप हो गए, कम से कम 10 पन्ने भर दिए मैंने, और फिर इस सवाल के अंदर ही फिर बोल रहा है FI की वैल्यू बताओ क्या।
विल प्रोवाइड द एरिया ऑफ सील इक्वल्स टू व्हाट 1124 mm स्क्वायर। अगर ये हमारा एरिया ऑफ सील है, ऑप्शंस बताना जरा इसके। एक ऑप्शन बता दो, गिव वन ऑफ द ऑप्शन। हो सकते हैं कितने सारे ऑप्शंस, जरा एक दो ऑप्शन बता दो, कौन सा ऑप्शन निकल के आ रहा है, व्हाट द ऑप्शन कमिंग आउट। बार की साइज के ऑप्शन बता दो, गिव द ऑप्शंस फॉर द 4 बार 25 mm के, कितना आ रहा है 1963, बिल्कुल बढ़िया आ रहा है। तो प्रोवाइड 4 बार्स ऑफ 25 mm, बिल्कुल सही निकाल के दिया अभिषेक ने, ये अगर यही आ रहा है तो। प्रोवाइड 4 बार ऑफ कितना बताया 25 mm डायामीटर, तो ये AST निकल के आ जाएगी 1963, बहुत बढ़िया है ये तो हमारा काम भी हो गया और थोड़ा सा उससे ज्यादा भी निकल के आ गया। और हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर आप एरिया ऑफ स्टील जो कैलकुलेट किया, अगर उससे थोड़ा सा ज्यादा भी दे दोगे तब भी सेक्शन ओवर रीइंफोर्स नहीं हो जाएगा। फॉर्मूले में विड्थ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों विड्थ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसमें ग्लास वाले में, हाँ, विड्थ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही मैंने बी निकाला है, ठीक है। 625 का 4, 620 mm के। अमन कुमार आपका क्या आ रहा है? दिख नहीं रहा। अमन कुमार 6 बार 20 mm के निकाले, इसका एरिया बताओ कितना है? 6 बार अगर 20 mm के निकाले, इसका एरिया कितना है? जो आपने 6 बार 20 mm के निकाले हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस? The 6 parts of 20 mm is giving you how much area? ये कितनी एरिया दे रही है आपको? It is giving you how much of the area? कम आ रहा है, कम आ रहा है तो दिक्कत है, कम नहीं देंगे उससे। कम आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन ही सही है। ये किसी ने, अभिषेक ने बताया था मेरे को, ये दिस आंसर वाज गिवन बाय अभिषेक, अभिषेक ने सही दिया है। तो 1924 आ रहा है, आपने 1960 प्रोवाइड कर दिया, तो बढ़िया है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, एक्सेट्रा लिख दिया है मैंने। तो एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन प्रोवाइड इट, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्रोवाइड कर सकते हैं। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड डिजाइनिंग ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। तो जितना भी वेरिएशन हो सकता है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की डिजाइनिंग में, सारा बता दिया आपको। क्लियर है पूरी कहानी? सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन का कोई एग्जांपल दो भाई, जो भी आपके घर में बीम लगी हुई है सिंगली रीइंफोर्स्ड है। डी प्रोवाइडेड 450 पहले भी सेफ ही था, अगर एग्जाम के टाइम ना रिवाइज करे तो। हाँ बिल्कुल सेफ था। तो 450 पहले भी सेफ था, पर वो ओवर डिजाइनिंग होती। तो डिजाइनिंग में ये नहीं होता कि ये डिजाइनिंग गलत है या सही है, डिजाइनिंग में ये होता है कि आप कितना इकोनॉमिकल डिजाइन करके दे रहे हो। फेल नहीं हो रहा, 750 पे फेल भी नहीं होगा, 710 पे भी फेल नहीं होगा, तो दोनों जगह फेल नहीं हो रहा। तो ऑब्वियसली अगर आप 750 भी आंसर लेके आओगे, गलत नहीं होगा वो, पर 750 वाला अनइकोनॉमिकल होगा, 710 वाला ज्यादा इकोनॉमिकल होगा। वैसे ही एरिया ऑफ स्टील, अब मैंने 425 mm के लिखे, अब इसकी जगह 428 mm लगा दो आप, तो 425 mm पे भी फेल नहीं हो रहा हमारा सेक्शन, 428 mm पे भी फेल नहीं हो रहा हमारा सेक्शन। बट ऑब्वियसली जब 428 mm के लगाऊंगा वो मेरा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो डिजाइनिंग का मतलब ही क्या था? शुरू में जब डिजाइनिंग पहला लेक्चर लिया था, मैंने बताया था आपको कि डिजाइन एस्पेक्ट्स के अंदर आपको इकोनॉमी भी चेक करनी है, यू हैव टू गो फॉर इकोनॉमी ऑल्सो। तो 750 इज ऑल्सो करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो घर में बीम में ऊपर भी डालते हैं तो अभी बीम खत्म थोड़ी ना हुई है। तो प्रभु जी कितनी बार बोला है, अभी तो टॉपिक स्टार्ट हुआ है। घर की बीम बनने में कम से कम अभी 20 दिन और लग जाएंगे। आज की क्लास में कम से कम 5 बार बोला, अभी सिर्फ हमने बीम की साइज निकालना और फ्लेक्सर रीइंफोर्समेंट निकालना सीखा है, सिर्फ यही थोड़ी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर ध्यान से बात को सुनोगे तो समझ में आ जाएगी, नहीं वो समझ में नहीं आएगा नीरज जैसे अभी।
इससे तो बस घर की बीम देख ली, तो घर की बीम देखने के लिए अभी 20 दिन और रुकना पड़ेगा आपको। अभी हमने सिर्फ बीम की साइज निकालना सीखा है, बीम में फ्लेक्स और रीइंफोर्समेंट निकालना सीखा है। इसलिए क्या बोला जाता है, क्लास में बस चुपचाप बैठते रहो, बैठ के सुनते रहो बस। जब टॉपिक पूरा खत्म हो जाए उसके बाद पूछना, कोई भी डाउट पूछना हो तो। पर वो चीज होगी नहीं शायद कभी भी। चलो, सो वी आर डन विद टुडेस क्लास। बाकी अब कल कंटिन्यू करते हैं। आपकी नेक्स्ट क्लास अभी फ्लूइड मैकेनिक्स की है। योर नेक्स्ट क्लास इज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स।